जी, अस्सलाम वालेकुम। आज शिज़ोफ्रेनिया पे एक बात करते हैं। शिज़ोफ्रेनिया क्या है? ये एक डिस्टॉर्शन है, एक एबनॉर्मेलिटी है सोचने में और चीज़ों को महसूस करने में, जज्बात को फ़ील करने में और उनके इजहार में, लैंग्वेज में, बोलने में, अपने आप को महसूस करने में, यानी कि अपने आप को कोई बहुत तोप चीज़ समझ लेना या अपने आप को बिल्कुल एक नाकारा चीज़ समझ लेना, और बिहेवियर में, यानी कि लोगों के साथ आपका जो बर्ताव है वो किस तरह का है, उसमें एबनॉर्मलिटी है, उसको शिज़ोफ्रेनिया कहते हैं। इसकी जो अलामात हैं उनके अंदर हेलुसिनेशंस होती हैं। हेलुसिनेशंस मीन्स आपको कुछ चीज़ फील होती है कि कोई चीज़ मेरी तरफ आ रही है, कोई चीज़ मेरी तरफ से जा रही है, आपको धोखाधड़ी का एहसास होता है, लोगों के बारे में परसेप्शन आपकी ख़राब होती है, और सोचने का आपका जो है वो कभी कोई चीज़ सोच रहे होते हैं आप, कभी कोई चीज़ सोच रहे होते हैं आप। अभी आप खाने की बात कर रहे हैं तो फिर अभी आप पढ़ाई की बात करना शुरू कर देंगे, अभी फिर आप किसी से बदला लेने की बात करना शुरू कर देंगे। इस टाइप की चीज़ें इसके अंदर बड़ा कॉमनली होती हैं। और उसकी इन सारी चीज़ों का नतीजा ये होता है कि जब लोग आपके ऊपर, मैं 20 की बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर हंसते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, तो वो लोग आइसोलेट हो जाते हैं। पेशेंट्स इसके आइसोलेट हो जाते हैं, एक दूसरे से लोगों से मिलना छोड़ देते हैं। और एक्सट्रीम केसेस में, बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस में पेशेंट्स को अपने आप को ख़त्म कर देने का, खुदकुशी करने का, सुसाइड करने का एक रुझान डेवलप हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं इसके हवाले से। इसकी कुछ स्पेसिफिक टाइप्स नहीं हैं। टाइप्स डिपेंड करती हैं कि सिवियरिटी कितनी है अलामात की। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम इसकी जो हम क्लिनिकल सब टाइप्स हम कह सकते हैं, वो कि वो ऐसी सब टाइप्स नहीं है कि ये चीज़ होगी तो ये टाइप है, तो ये चीज़ होगी तो ये टाइप है। बहुत सारी टाइप्स की जो सिम्टम्स हैं, अलामात हैं, वो ओवरलैप करती हैं टाइप्स के अंदर। लेकिन हम इसको 3-4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पैरानॉइड शिज़ोफ्रेनिया। पैरानॉइड शिज़ोफ्रेनिया में क्या होता है कि इसमें हेलुसिनेशंस, यानी कि कुछ चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं, जैसे कहते हैं जी जिन्न आ गए हैं इसके ऊपर, और इस तरह की चीज़ें इसके अंदर होती हैं। और यूँ लगता है कि जैसे मेरे ख़िलाफ़ लोग साजिशें कर रहे हैं या मुझे लोग मारना चाहते हैं, मुझे कोई मेरे ख़िलाफ़ जो है वो काम करना चाहते हैं। फिर डिसऑर्गेनाइज्ड शिज़ोफ्रेनिया है। इसमें होता ये है कि जो ये चीज़ें तो थी पहली वाली टाइप में, जो है वो पैरानॉइड में तो सोचने की हद तक है, इसमें फिर इजहार उसका शुरू हो जाता है कि उसकी सोचने और बोलने की जो चीज़ें हैं उसमें एबनॉर्मेलिटी आना शुरू हो जाती है और रिएक्ट करना शुरू कर देता है पेशेंट। खाम खा गुस्से में आ जाएगा, खाम खा हंसना शुरू कर देगा। तो ये इमोशनल रिस्पॉन्सेज जो होते हैं वो हो जाते हैं। किसी की मौत के ऊपर भी हंसना शुरू कर देगा या उसको कोई असर नहीं होगा, और किसी को हल्का सा बुखार होगा तो उसके ऊपर रोना शुरू कर देगा। इस टाइप की चीज़ें होती हैं। आगे है कैटाटोनिक शिज़ोफ्रेनिया। इसमें ये होता है कि इसमें मूवमेंट्स जो होती हैं, आपकी हरकत, जिस्म की हरकत हैं, वो हो जाती हैं, अल्टर हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल चुप करके बैठा रहेगा पेशेंट, वो हिलेगा भी नहीं अपनी जगह से, पूरा दिन नहीं हिलेगा। आप उसको बुलाते रहें, हिलाते रहें, उठाते रहें, अकड़ के बैठा होगा, वो हो सकता है। और उसके बाद ये भी हो सकता है कि वो छलांगे मारना शुरू कर दे। वो पेशेंट जो है वो पंखों को हाथ लगाना शुरू कर दे, छत को हाथ लगाना शुरू कर दे। इस तरह करके डिसऑर्गेनाइज किस्म की जो मूवमेंट्स हैं वो इसके अंदर होती हैं। फिर एक है रेजिडुअल शिज़ोफ्रेनिया। रेजिडुअल शिज़ोफ्रेनिया में होता है कि पेशेंट बज़ाहिर ठीक हो चुका होता है दवाइयों से या सोशल थेरेपी से या कोई जो भी इंटरवेंशन हो, आगे हम बात करेंगे, उनसे ठीक हो चुका होता है, लेकिन उसकी अलामात कोई ना कोई उसके अंदर बाकी होती हैं। खाम खाई हंसना शुरू कर देगा ऐसे ही, कभी महीने में 1-2 दफ़ा, कभी चुप करके बैठ जाएगा, ऐसे करके जो मैंने ऊपर जो बातें बताई हैं सारी, वो कभी कभार। तो पेशेंट बज़ाहिर ठीक होता है लेकिन उसके अंदर रेजिडुअल डिजीज़ मौजूद होती है और वो अभी गई नहीं होती पूरी तरीके से। इस स्टेज पे पेशेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा उसको केयर करने की और उसको सोशल सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि यूजुअली शिज़ोफ्रेनिया में 1-2 फेजेस ऐसी होती हैं। एक इसकी डिप्रेसिव फेज़ है, जैसे कि मैंने ऊपर बताया, इसमें कुछ डिप्रेसिव मूवमेंट्स हैं, कुछ एक्टिव मूवमेंट्स हैं।
डिप्रेसिव मूवमेंट्स में तो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। चुप करके बैठा रहेगा, सोचता रहेगा, जो भी काम करेगा बेदिली से करेगा। उसके दिल में पैदा होता है ख्याल कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ, लेकिन वो कर नहीं सकता क्योंकि वो उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती। ज़हनी तौर पे भी वो डरा होता है और जिस्मानी तौर पे भी वो इतना ताकतवर नहीं होता। फिर जब वो इन चीज़ों से बाहर आता है, बीमारी मौजूद होती है, और जब वो इन चीज़ों से बाहर आता है, डिप्रेशन से बाहर आता है, वो एक्टिविटी की तरफ आता है, तो खुदकुशी का दिल अभी भी उसका कर रहा है, लेकिन वो क्या होता है कि अब उसमें हिम्मत हो गई, अब उसने इरादा कर लिया, अब उसके अंदर हिम्मत हो गई, उसका ज़हन भी थोड़ा सा बहादुरी की तरफ चला गया। अब इस फेज़ में वो खुदकुशी करने की तरफ जाएगा। लोग समझते हैं कि ये ठीक हो रहा है, लेकिन इस फेज़ में पेशेंट को जो है वो बहुत ज़्यादा सोशल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसकी कॉजेज़ में कोई डेफिनेट कॉज नहीं है, कोई डेफिनेट कॉज नोन नहीं है। जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, जिन बाज़ फैमिलीज़ के अंदर ये होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर फैमिली मेम्बर को ही ये हो जाएगा। ये होता है किसी फैमिली के अंदर होता है कि अगर एक पेशेंट है शिज़ोफ्रेनिया का, तो उसके किसी कज़न को भी हो सकता है, उसके बहन भाई को भी हो सकता है। अगर जो इंटर ट्राइब या इंटर ट्राइब मैरिजेस होती हैं उसमें ये बड़ी चीज़ कॉमन है, लेकिन इट डजंट मीन कि सारे लोगों को होता है। यानी कि एक ही फैमिली के अंदर बहुत लायक लोग हैं, उनको भी होता है, और बहुत अच्छे अच्छे लायक लोग भी होते हैं, नॉर्मल होते हैं और बड़ी तरक्की वो करते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। फिर आगे है ब्रेन के अंदर आपके कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ इनहिबिटरी केमिकल्स होते हैं, कुछ एक्साइटेटरी केमिकल्स होते हैं। उनके इम्बैलेंस की वजह से, उनके किसी सर्ज की या उनके डिप्रेशन की वजह से, जो उन केमिकल्स को न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, जो कि आपकी सारी ब्रेन की एक्टिविटी को और परसेप्शंस को और एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स उनको कहते हैं। डोपामीन, ग्लूटामेट, उनके अंदर इम्बैलेंस से भी ये चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि इंसान के ऊपर असरअंदाज होते हैं, जो कि शिज़ोफ्रेनिया को लीड कर सकते हैं। उनमें बाज़ वायरल इन्फेक्शंस हैं, मेल न्यूट्रिशन, जिसमें आपको आपका नर्वस सिस्टम जो है वो अफेक्ट होता है, और स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स, लोगों के प्यारे मर जाते हैं, फोत हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, उनको छोड़ के चले जाते हैं, उससे लोग शिज़ोफ्रेनिया जो है वो डेवलप कर लेते हैं। इसी तरह कोई ट्रॉमा है, कोई हादसा हो गया बंदे के साथ, या कोई नशावर अद्वियात इस्तेमाल करता है, तो स्ट्रेसफुल जो लाइफ है, इकोनॉमिक स्ट्रेस है, फैमिली की स्ट्रेस है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि शिज़ोफ्रेनिया की तरफ इंसान को ले जाती हैं। उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि कुछ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं जिनके अंदर शिज़ोफ्रेनिया हो जाता है। उसमें माँ के पेट में बच्चे का जो ब्रेन है वो सही तरह डेवलप नहीं हो सकता। ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ उसको कुछ ट्रॉमा पहुंच जाता है, और चाइल्डहुड की जो बच्चा छोटा होता है उसमें जब उसमें ब्रेन डेवलप हो रहा होता है उसमें कुछ कमी खामी रह जाती है, तो उससे बड़े होके शिज़ोफ्रेनिया डेवलप करने का जो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, पोटेंशियल पैदा हो जाता है। तो इसमें ये चीज़ ये है कि कोई एक फैक्टर नहीं है, मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, कोई एक फैक्टर भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो वो इन सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो इसकी ट्रीटमेंट नहीं हो सकेगी। तो इसमें जो शिज़ोफ्रेनिया की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनमें आइसोलेशन, यानी कि बंदा तन्हा रह जाएगा, और कुछ हैं जिसे कहते हैं कॉग्निटिव इश्यूज़। कॉग्निटिव इश्यूज़ का मतलब ये है कि उसमें पेशेंट में याददाश्त का प्रॉब्लम हो जाएगा, अटेंशन का प्रॉब्लम हो जाएगा, किसी चीज़ पर तवज्जो मरकूज़ नहीं कर सकेगा, कोई उसको प्रॉब्लम लाइफ में पेश आएगा, कोई छोटा मोटा सा भी प्रॉब्लम हो सकता है, कोई थ्योरेटिकल प्रॉब्लम हो सकता है, कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हो सकता है लाइफ के अंदर, वो उसको सॉल्व नहीं कर सकेगा। तो ये डे टू डे आपकी जो पेशेंट की होती है वर्किंग उसको मुतासिर करता है, और पेशेंट आइसोलेट होता जाता है इन चीज़ों से। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो इसके साथ होती हैं, जो इसके साथ डेवलप हो सकती हैं या जिनकी वजह से डेवलप हुआ है, जैसे कि एंग्जाइटी, परेशानी, नशावर अद्वियात का इस्तेमाल, फिज़िकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं पेशेंट्स को, कोई मजूरी हो सकती है जो कि
जिसकी वजह से ये शिज़ोफ्रेनिया और इसकी जो इस तरह की कंडीशन हैं वो कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं, पेशेंट की रिकवरी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा, जैसा कि मैंने पहले बताया, वो हाई रिस्क जो है इसमें है वो सेल्फ हार्म, अपने आप को नुकसान पहुँचाना, और ख़ुदकुशी। जैसे कि मैंने आपको बताई वजह कि इन पेशेंट्स में ख़ुदकुशी का रुझान बहुत ज़्यादा होता है। और जब ज़ाहिर है ये सारी चीज़ें होंगी, पेशेंट अपने काम पे ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर सकेगा, उसको रोज़गार के मसाइल होंगे, जॉब के मसाइल होंगे, उसके घर में रहने और आने जाने के मसाइल होंगे, उसकी डिपेंडेंस होगी बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो भी उसको, उसकी लाइफ को अफेक्ट कर सकती हैं। जहाँ तक ट्रीटमेंट का ताल्लुक है तो इसमें जो है वो एंटी साइकोटिक मेडिसिन हैं, वो हम देते हैं, जिनसे कि जो इनका केमिकल इम्बैलेंस है वो ठीक होता है। दवाइयों का नाम मैं इसलिए नहीं बता रहा कि वो दवाइयाँ बहुत हाईली अंडर सुपरविजन यूज़ करनी चाहिए, इसलिए मैं उनके नाम नहीं बताऊंगा। और उसके अलावा जो, क्योंकि इस तरह की बीमारियों में, और ये जो इसकी दवाई है वो पेशेंट की कंडीशन के मुताबिक होती है। डिप्रेशन में और है, एंजाइटी में और है, हाइपर एक्टिविटी में और है, बहुत सारी इसकी डिफरेंट किस्म की मेडिसिन है, वो पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशन को देख के ही प्रेस्क्राइब की जाती है। साइकोसोशल जो थेरेपी है, यानी कि पेशेंट को साथ रहना, उसको टाइम देना, उसको कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने में उसकी मदद करना, उसको चॉइस अगर जहाँ पे उसको चाहिए किसी चीज़ के हवाले से तो उसको उसकी हेल्प करना, उसके खाने में, उसके पहनने में, उसके पढ़ने में, उसकी नौकरी में, उसकी यारी दोस्ती में, सारी चीज़ों में उसकी जो मदद करना, ये उसकी साइकोसोशल सपोर्ट है। उसको देने से पेशेंट ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं, और ये उससे उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और वो उनको कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए भी इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसके अलावा कुछ ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पे इन पेशेंट को पढ़ाया लिखाया जा सकता है, कुछ स्किल्स सिखाए जा सकते हैं ताकि इनकी अटेंशन जो है डाइवर्ट रहे। ये जो स्किल्स हैं ये सोसाइटी टू सोसाइटी डिफरेंट हो सकते हैं। कहीं पे कुछ सिलाई कढ़ाई का काम सिखाया जा सकता है, कहीं पे कोई वोकेशनल स्किल्स मैन्युफैक्चरिंग की तरफ टेक्निकल चीज़ें सिखाई जा सकती हैं। डिपेंड करता है कि पेशेंट की एबिलिटी क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है, उसका आईक्यू क्या है, उस लिहाज से तो उसको ये स्किल्स सिखाए जाते हैं। उसके बाद हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत हो सकती है, क्योंकि बाज़ औक़ात पेशेंट को 24 आवर ऑब्जर्वेशन में रखना होता है, ताकि जो भी दवाइयाँ शुरू करवाई गई हैं उनके इफ़ेक्ट्स मॉनिटर होते रहें, और जो उनको जो भी सिम्टम्स डेवलप हो रही हैं उनको डायरेक्ट अपनी ऑब्जर्वेशन में रखा जाए। तो इसमें भी यही है कि कोई एक ट्रीटमेंट नहीं है, डिफरेंट सेट ऑफ, यानी कि साइकोसोशल सपोर्ट है, दवाइयाँ हैं और ऑब्जर्वेशन है, मॉनिटरिंग है पेशेंट की, वो सब मिल के ही पेशेंट को जो है वो किया जा सकता है, मॉनिटर किया जा सकता है। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ECT, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। इसमें क्या होता है कि पेशेंट की ब्रेन के अंदर डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं, डिफरेंट इम्पल्सेस चल रही होती हैं। इसको बिजली का झटका देना भी कहते हैं। बिजली का झटका क्या करता है? अच्छा, वो जो इम्पल्सेस ब्रेन के अंदर चल रही होती हैं वो सारी की सारी इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस होती हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वो इंसान के जिस्म के अंदर भी करंट होता है। इंसान का सारा जिस्म करंट के ज़रिए ही चलता है। आइंस होते हैं जिनकी मूवमेंट से इंसान का सारा जिस्म चलता है। वो इम्पल्सेस प्रोड्यूस होते रहती हैं, कोई इधर को जा रही है, कोई इधर को जा रही है, कोई ख्यालात को उधर को लेके जा रही है, कोई हिस्टीरिया की तरफ लेके जा रही है, कोई डिप्रेशन की तरफ लेके जा रही है। मुख्तलिफ किस्म की इम्पल्सेस चल रही होती हैं। तो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी एक थोड़ी सी बड़ी इम्पल्स होती है। वो जब बॉडी के अंदर जाती है तो वो सारी इम्पल्सेस को रीसेट कर देती है। तो वो जब रीसेट होती है तो उससे पेशेंट जो है वो ठीक होना शुरू हो जाता है। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी उस वक्त यूज़ होती है जब पेशेंट की अलामत बहुत ज़्यादा सीवियर हो, उसको आम दवाइयों से फ़र्क ना पड़ रहा हो, या उसको फौरी तौर पे कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो, तो उस सूरत में ये दिया जाता है। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव ये नहीं है कि उसको तार लगा देते हैं, इसकी स्पेशल डिवाइसेस होती हैं जिनसे ये थेरेपी दी जाती है।
कंट्रोल्ड अमाउंट में करंट को जिस्म के अंदर दाखिल किया जाता है। उससे पहले पेशेंट को बेहोश किया जाता है ताकि उसको तकलीफ़ ना हो, और मसल रिलैक्सेंट उसको दिए जाते हैं ताकि उसके मसल रिलैक्स रहें, ताकि उसको जब झटका लगे तो उसको कुछ स्पैज़म ना हो जाए, उसको तकलीफ़ ना हो। तो उसके थ्रू ये दिया जाता है। लोग आमतौर पे ये समझा जाता है कि इसको बिजली के झटके लग रहे हैं, पता नहीं कितना जुल्म हो रहा है इसके साथ। ऐसी बात नहीं है। मेडिकल साइंस जो है वो इंसान के ऊपर जुल्म करने के लिए पैदा नहीं बनी। ये इंसान को फैसिलिटेट करने के लिए, उसका इलाज करने के लिए, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए बनी है। तो इसमें एंटीसाइकोटिक ड्रग्स थी, उसका मैंने ख़ास जिक्र नहीं किया। उसमें कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि डिप्रेशन में देती हैं, यानी कि पेशेंट के ब्रेन को स्टिमुलेट करती हैं वो डिप्रेशन में। कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो कि पेशेंट का ब्रेन ज़्यादा स्टिमुलेट हुआ हो तो उसको सुलाती हैं। और कुछ पेशेंट ऐसी हैं जैसे कि मसल रिलैक्सेशन दिए जा सकते हैं, मल्टीविटामिन दिए जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है दिए जा सकती हैं। तो इसकी डायग्नोसिस के लिए एक टेस्ट बड़ा पेक्यूलियर से यूज़ होता है, उसको EEG कहते हैं। EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम क्या करती है कि ब्रेन की एक्टिविटी को नोट करती है पेशेंट की को रेस्टिंग फेज़ में। रेस्टिंग फेज़ में अगर ब्रेन की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो गई तो ये उसको शो करती है कि इसको कोई साइकोटिक इलनेस हो सकती है। इसके और EEG के और भी यूजेस हैं, जैसे कि ये जो होता है एपिलेप्सी, उसके अंदर भी ये यूज़ होती है, लेकिन इसके अंदर भी ये इस्तेमाल होती है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं तो वो ट्विटर पे और आप इसके यूट्यूब के जो कमेंट सेक्शन है उसके अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।